हम्म हम लोग आ जाते हैं सिस्टम डिज़ाइन नैट। तो सीन ऐसा है कि हम्म ये दोनों टॉपिक्स होते हैं अपने नेटवर्किंग के। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक। ठीक। हम लोग पहले बात कर लेते हैं टीसीपी का कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होता है। ओके। तो टीसीपी का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, वो पता होनी चाहिए। जैसे पहला है कि ये, अच्छा तुझे ये पता होगा कि टीसीपी और यूडीपी में टीसीपी जो होता है वो रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। हाँ, मतलब टीसीपी का हेडर वेडर बड़ा होता है यूडीपी से, मेरे को ये पता है। नहीं, तो यूडीपी और टीसीपी में क्या होता है कि यूडीपी प्रोटोकॉल जो होती है वो अनरिलायबल कनेक्शंस के लिए यूज़ होती है, और जहाँ पे भी रिलायबिलिटी तुझे गारंटेड चाहिए वहाँ पे टीसीपी यूज़ होगा। और क्यों होगा उसका रीज़न अब तू समझ जाएगा जब ये एंड होगा। अभी के लिए ये समझ ले, अज्यूम कर लेते हैं कि जब ठीक है। रिलायबल कनेक्शन चाहिए तो ये चाहिए ही चाहिए। ठीक अब है इसमें भाई। ऐसा खास क्या है, TCP provides reliable connection with something called positive acknowledgement with retransmission। मतलब जो तेरे यूडीपी के पैकेट्स होते हैं ना उसमें कभी भी रीट्रांसमिशन नहीं होता। मान ले कोई पैकेट ड्रॉप हो गया, कोई पैकेट अच्छा। करप्ट था, तो वहां पे वो रीट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भी होता है विद रीट्रांसमिशन, तो दोनों चीजें अवेलेबल है। तो ये इस चीज को रिलायबल बनाता है। ओके, समझ गया। समझ गया? जैसे तेरा डीएनएस प्रोटोकॉल है, वो तेरा यूडीपी होता है, क्योंकि तूने एक हाँ, बार उसमें रिलायबिलिटी की वो दिक्कत नहीं है ना, तू बाद में भी उसको सही कर सकता है। एक बार नहीं आया तो दूसरी। डीएनएस से क्या करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। हाँ, अगर तेरा आईपी एड्रेस एक बार में रिजॉल्व नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। लेकिन जो तेरा ईमेल एड्रेस है, मतलब जो तेरे ईमेल्स होते हैं, ईमेल ट्रांसमिशन, वो रिलायबल ही होने चाहिए। जिस बंदे को भेजा है उसी के पास पहुंचे, और भेजा है तो पहुंच जाए। पूरा इस, पहुंचे। हाँ, तो इसलिए टीसीपी यूज होगा। ठीक है। अगली टर्म आती है, वो होती है पीडीयू। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल की डेटा यूनिट। ये तेरी अच्छा। प्रोटोकॉल की डेटा यूनिट होती है। ये तेरी टीसीपी में भी होगी, जितनी भी प्रोटोकॉल्स होंगी ना वहाँ पे तुझे एक डेटा यूनिट जरूर मिलेगी। ओके। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है उसका डेटा यूनिट है सेगमेंट। ठीक है। ठीक है। और टीसीपी की फुल फॉर्म ही यही है, ट्रांसपोर्ट, मतलब टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। अब आ जाते हैं, नाउ अ डिवाइस यूजिंग पीएआर, यानी तेरा ये टीसीपी हाँ, रीसेंड्स द डेटा यूनिट अंटिल इट रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट। वो तब तक भेजता रहेगा। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं मिलेगी तब तक हाँ, वो भेजता रहेगा। अब यहाँ इसकी पे, वजह से रिट्रांसमिशन पॉसिबल है। हाँ, और यहाँ पे एक चीज और है कि वो वेट करता है, एक लिमिट तक वेट करता है। मान ले उसने उसको बोल दिया कि 5 सेकंड या 5 मिली सेकंड तक तू वेट करियो, एक्नॉलेजमेंट ना आए तो समझ जाइयो कि कहीं ना तो कहीं फिर से पैकेट भेजो। ड्रॉप होगा, दोबारा भेज दे। ठीक है। अच्छा। If the data unit is received at the receiver end is damaged, then the receiver discards the segment। देख, रिसीवर को तो पता ठीक चल है। गया ना कि भाई डैमेज आया है, तो वो हाँ, डिस्कार्ड करेगा। वो पता कैसे करता है? इट चेक्स विद द, एरर डिटेक्शन वो पता है मेरे को। सही है, तो चेकसम से हो जाएगा। सो द सेंडर हम्म, हैज टू रीसेंड द डेटा यूनिट फॉर विच पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव। सिंपल सा फंडा है, ये है टीसीपी का ओवरऑल। समझ गया। अब तेरे और पास आता है कि ये फुल फॉर्म। कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होगा। ठीक है। हाँ। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए अगर तू इस डायग्राम को देखेगा तो सबसे सिंपल है। हम्म ये क्या कहता है कि जब भी किसी क्लाइंट को किसी सर्वर से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो वो सबसे पहले भेजता है सिंक्रोनाइजेशन। सिन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन, और ऐप का मतलब है ठीक है। एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। तो सबसे एक्नॉलेजमेंट। पहले मान ले तू सर्वर है, मैं क्लाइंट हूँ। ठीक है। मुझे चाहिए हम्म। फेसबुक का होम पेज। ठीक है। तो मैं ठीक है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कंटेंट्स डाउनलोड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो तेरे पास सिंक्रोनाइजेशन के लिए भेजूंगा रिक्वेस्ट कि भाई मुझे ये वाले पेज और ये वाला डेटा चाहिए। हम दोनों इस चीज़ पे एग्री करेंगे। तो एग्री कैसे होगा? मैंने तुझे रिक्वेस्ट भेजी, तू मुझे बोलेगा कि हाँ ठीक हम्म, है, मैं तुझे ये डेटा दे दूंगा, तो ये एक्नॉलेजमेंट आई। और सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि अगली बार जब तू मांगेगा तो मुझसे, तू मुझे आगे रिक्वेस्ट भेज दे, आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब ये अच्छा। एक्नॉलेजमेंट, अब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई ये रहा मेरा पेज या ये रहा मेरा डेटा जो मुझे एक्वायर करना है। हम्म। इस पॉइंट पे तेरा डेटा जो है, मतलब जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब तू अच्छा। थॉट समझ पा रहा है?
प्रॉपर एनालिसिस अभी करेंगे। अगर हम दोनों मतलब हाँ, बट मेरे को हम्म, वो ये बोल रहा है एक्नॉलेजमेंट में थोड़ी डेटा भेजेगा, वो तो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं भेजेगा भाई डेटा। नहीं, इस पॉइंट तक जो ये थर्ड एरो है सबसे नीचे वाला, इस पॉइंट तक तेरे पास डेटा हाँ, नहीं आया है। ये क्या, डेटा नहीं आया है। डेटा बिल्कुल अभी ट्रांसमिशन चालू भी नहीं हुआ, अभी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है केवल। नहीं, वो तो मैं पता है कि डेटा नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ हम्म कि तूने बोला पहले सिंक्रोनाइज बिट भेजी तूने कि भाई सिंक कर लेते हम्म हैं, ठीक है। हम्म हम्म और तूने फिर सर्वर ने बोल दिया ठीक है हाँ भाई ये भेज दूंगा मैं, एक्नॉलेजमेंट दे दी उसने। हम्म अब जो ये क्लाइंट है ये फिर से एक्नॉलेजमेंट के साथ अपने आप भेज रहा है कि मेरे को ये चाहिए। हम्म क्योंकि जब भी अच्छा, तेरा ठीक सिन है। होगा ना, जब भी तेरी सिंक्रोनाइजेशन होगी, हम्म। उसके बाद में अगला पैकेट सामने वाली पार्टी जो है वो एक्नॉलेजमेंट का भेजेगी ही भेजेगी। तो ये वाला जो एक्नॉलेजमेंट है वो इस सिन की वजह से जनरेट हो रहा है। अच्छा, ठीक है, अब मैं तुझे एक बार इसका डायग्राम समझाता हूँ, तुझे सीक्वेंस नंबर वगैरह तो क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी। मान ले ठीक है। तेरा होस्ट पी है और क्यू है, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो ये सेंड रिक्वेस्ट भेजेगा और इसका सीक्वेंस नंबर होगा एक्स। एक्स, ये ठीक चीज है। तू याद कर सकता है कि तेरा जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो हमेशा सीक्वेंस नंबर +1 होता है। मान ले तेरे पास बहुत बड़ा एक डेटा पूल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो तू हम्म। सबसे पहले रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भाई मुझे सीक्वेंस नंबर 200 का डेटा चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो वो बोले, तो उसने रिसीव किया कि भाई 200 का मुझे डेटा चाहिए, और मान ले मैं यहाँ तो पर, एक्नॉलेजमेंट वो 201। तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 201, ठीक है, और सीक्वेंस नंबर भेजेगा कुछ और। ये रैंडमली जनरेट होता है। ओके, मैं समझ, फुल पावर समझ गया, मैं फुल पावर समझ गया। ठीक है, अब जब इसका y+1 जाएगा ना एक्नॉलेजमेंट में, और इसको मिल जाएगा ये y+1, तो ये समझ जाएगा कि हाँ जिसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी उसी से मिला है। अब एस्टेब्लिश हो गया। अब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। हाँ, अब एस्टेब्लिश हो गया है कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि समझ गया। इस क्योंकि यहाँ पर ये y क्यों जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन केवल और केवल ये है कि उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैंने जिसको भेजा था पैकेट एक्चुअली में उसी से रिसीव हुआ है। तो एक तरीके से ये इसका आइडेंटिफायर हो गया। इसने अपनी तरफ से कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस नंबर जनरेट किया y, और उसका एक्नॉलेजमेंट ये हम्म। रिसीव कर रहा है, तो इसको समझ में आ जाएगा हाँ मैंने जिसको भेजा था, बीच में कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, उसी से मेरे को आया है। हाँ, सी, सिंपल सी समझ बात है। गया। ठीक है, तो ये तेरा टीसीपी का 3 वे हैंडशेक कहलाता है। बाकी एक बार ओ, रीड ले लियो, समझ में आ जाएगा, कोई इतना वो नहीं है। हम्म, अब आते हैं नैट पे। समझ गया मैं। नैट होता है तेरा हम्म। नेटवर्क एक्सेस एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये यूज क्यों होता है, मतलब इसकी जरूरत ही क्यों हम्म। थी। द आइडिया ऑफ NAT is to allow multiple devices to access the internet through a single public address। देख, जो नंबर ऑफ आईपीज हैं वो लिमिटेड है, सही बात है। हाँ, तो क्लास ए जो, क्लास बी वगैरह। नहीं नहीं वो छोड़, मान ले जो तेरी पब्लिक आईपीज होती हैं, जो गवर्नमेंट हम्म। अलॉट करती है आईएसपीज को, वो तो हाँ। लिमिटेड है। हम्म। तुझे क्या लगता है तेरा एक पब्लिक आईपी यूनिक होगा? नहीं, जो तेरा एक्साइटल वाला भाई है, उसको एक पब्लिक आईपी मिल रखी होगी, उसने फिर अपने अंदर सबनेटिंग करके सबको एक आईडी दे दी होगी। हाँ, दे रखा हुआ। हाँ हाँ। ठीक है, तो क्योंकि जो गवर्नमेंट की वो होती है ना पब्लिक आईपीज, वो होती है कॉस्टली, और वो होती है लिमिटेड। नंबर ऑफ डिवाइसेस भाई हर एक ठीक मोबाइल है। को एक एक देने लगे ना तो भी आईपीस कम पड़ जाएंगी, तो इसीलिए नेटिंग की जरूरत पड़ती है। ये क्या कहता है कि जो भी लोग एक नेटवर्क के अंदर हैं, उनको बाहर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम एक एड्रेस का ट्रांसलेशन कर देते हैं। द आइडिया ऑफ नैट इज टू अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू अ सिंगल पब्लिक एड्रेस। एक तरीके का अच्छा, तू एक तरीके का तू गेटवे मान ले कि एक गेट है, ठीक है। उसके अंदर हम्म। एक बार घुस गए तो तुम कॉलोनी में आ गए हो, अब तुम अलग अलग घरों में जा सकते हो। लेकिन समझ जो गया। मेन गेट है उसका एड्रेस एक ही है। एक बार गुलमोहर गार्डन्स में तूने पैकेट को पहुंचा दिया कुरियर वाले ने, अब गार्ड जो है वो जा करके अंदर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ठीक है। network address translation is a process in which one or more local IP address is translated into one or more global IP address and vice versa in order to provide internet access to the local host। फुल पावर समझ गया। ठीक,
अब इसकी वर्किंग ये जो कैसे होती ग्लोबल है? आईपी एड्रेसेस हैं, ग्लोबल आईपी एड्रेसेस, ये वही है ना जो गवर्नमेंट वाली है जिनकी तू बात कर रहा है? हाँ, अब तेरे जैसे गूगल है, हाँ। उसकी तुझे पब्लिक हम्म। आईपी एड्रेस पता होगी, मतलब मान लेते हैं कि पता है, वो एक यूनिक है। अब तू ठीक है। चाहे उसे एक्सेस करे हम्म। जर्मनी से या फिर थाईलैंड से, वो सेम ही पड़ेगा। ठीक है, हम्म। तो इस तरीके से हमारा जो एयरटेल का आईएसपी है, एक्साइटल का आईएसपी, इनके हम्म। यूनिक एक ले रखा है इन्होंने, फिर उसके बाद में सबनेटिंग पे सबनेटिंग चल रही है। ठीक है। अब ये टूल या जो भी प्रोसेस है, इसका काम कैसे करते हैं जनरली। अब तू अपने घर का सिनेरियो ले ले, तेरे घर पे एक राउटर हाँ। लगा है, ठीक हम्म। है, और तेरे राउटर से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो तेरे हम्म। राउटर पे अगर तूने नेटिंग लगा दी, तो उससे होगा क्या हम्म। कि वो एक तरीके का पब्लिक का एंड पॉइंट बन गया, कि अब कोई भी पैकेट आएगा google.com से चाहे facebook.com से, वो तेरे हम्म। राउटर की आईपी पे भेज देगा। अब तेरे राउटर हम्म। का काम है कि वो आगे प्रोसीड करके उस पैकेट को पहुंचा दे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तूने और facebook.com मंगाया, तेरे हाँ। भाई ने youtube.com मंगाया सेम टाइम पे, हम्म। दोनों लोगों की रिक्वेस्ट जाएगी और जाके तेरे हम्म। राउटर पे पहुंचेगी। मान लेते सेम टाइम पे पहुंची, कोई लैग नहीं है। हम्म। हम्म। उसने दोनों पब्लिक मतलब आईपीस पे भेज दिया कि यूट्यूब और फेसबुक मुझे डेटा ला के दो। दोनों ने डेटा भी सेम टाइम पे ला के दिया राउटर पे। हम्म। अब अगर यहाँ पे तेरे यूनिक आइडेंटिफायर ये नहीं लगाएगा अगर राउटर, तो हो उसको सकता है कैसे मेरे पता। को फेसबुक का मिल हाँ, जाए और उसको हाँ, भी। हो सकता है कि उल्टे पैकेट्स भेज दे और दोनों के पेज अलग अलग लोड हो जाए। तो इसीलिए तो तेरे। मतलब जो तू ये राउटर वाला सीन समझा रहा है हम्म। कि मेरे घर पे राउटर है, हम्म। वैस मतलब एक तरीके से, लेकिन ये जो नेट वाली चीज है ये उन एयरटेल वालों की यहाँ पे भी लगी हुई हाँ, वो वहां पे भी लगी हुई है है और ना? हमारे यहाँ भी लगी हुई है, मैं ये कह रहा हूँ। हमारे यहाँ भी लगी हुई है, अच्छा। Generally, the समझ गया। border router is configured for NAT, that is the router which has one interface in local and one interface for global network. दोनों कनेक्शन बना रखे हैं। गेट मान लिया हम्म। तूने, एक बाहर दुनिया से जोड़ रहा है और एक अंदर दुनिया से। When a packet traverse outside the network, the NAT converts the local IP address to a global IP address. When packet enters the local network, the global IP address is converted to the local. समझ रहे, ग्लोबल का लोकल पे पहुंच गया। हम्म। ठीक। तो मतलब अब नेट मेरे राउटर पे भी लगा हुआ है एक तरीके से? पॉसिबली यस। अच्छा, मतलब तू ये बोल रहा है मेरे फोन की आईपी अलग है, लैपटॉप की आईपी अलग है, और ये आईपी कौन असाइन कर रहा है? राउटर? आईपी तुझे असाइन करता है डीएससीपी सर्वर, याद होगा डीएससीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वो अलग दिन की डी कहानी है, लेकिन नेटिंग केवल और केवल यूज होता है तेरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कि भाई तेरे को एक बार आईपी मिल गई, उसके बाद में तेरा डेटा भी तो सही जगह पहुंचना चाहिए ना, उसके लिए नेटिंग यूज वो होती मैं नेटिंग का मतलब समझ गया कि वो तो डेटा को सही तरीके से पहुंचा रहा है, वो ग्लोबल से लोकल में कन्वर्ट करता है, लोकल से ग्लोबल पे जब जिसकी जरूरत होती है, ठीक है। है। हम्म। बट मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को बस एक चीज जनरली बता दे कि तू ये बोल रहा है एक ग्लोबल आईपी होती है, मतलब जो एयरटेल वालों पे होगी, हम्म। जो गवर्नमेंट ने उन्हें असाइन कर दी। हम्म। अब एयरटेल वाले कुछ सबनेटिंग लगा के हमें एक हमारे राउटर, हमारे कनेक्शन को एक आईपी दे देंगे, हम्म। फिर मेरा राउटर अलग आईपी दे देगा मेरे डिवाइसेस को जितने भी कनेक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब वो अपनी अलग सबनेटिंग थोड़ी कर रहा है, वो तो उसमें ही कुछ, मतलब वो सबनेटिंग थोड़ी करता होगा, नहीं नहीं उसकी नहीं नहीं, वो कितनी सबनेट। सबनेटिंग नहीं नहीं नहीं, सबनेटिंग नहीं करता वो, केवल और केवल ये हम्म। करता है हम्म। कि तेरे पास ये भी तो लिमिट होती है ना कि तू कितने नंबर ऑफ हाँ, कनेक्शंस अपने डिवाइस वाईफाई साइज, पे हाँ। जोड़ सकता है। वो 8 इसी जोड़ वजह से सकते हैं होती है। मेरे ख्याल से। हाँ, 8 या 12 15 जो भी है, हम्म। 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 एक फिक्स नंबर है, क्योंकि उसके पास भी भाई लिमिटेड नंबर ऑफ आईपीज अवेलेबल होती हैं। अच्छा, समझ गया, समझ गया। तो उसने एक बार सबको अलॉट कर दी, तो उसके बाद में काम खत्म। तू कभी भी 8 वाले पे 9th चीज अटेंड ही नहीं कर पाएगा, अटैच ही नहीं कर समझ पाएगा। गया। ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पे है ना, पोर्ट नंबर जो होते हैं उन्हें मास्क भी करते हैं। अच्छा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सीधी भाषा में हम्म। बोले, सपोज इन अ नेटवर्क टू होस्ट ए एंड बी आर कनेक्टेड। ठीक, हम्म। तेरा मोबाइल और भाई का मोबाइल है। नाउ बोथ ऑफ ठीक है। देम रिक्वेस्ट फॉर द सेम डेस्टिनेशन, दोनों को चाहिए फेसबुक का लॉगिन पेज हम्म। ऑन द सेम पोर्ट नंबर। मान ले 1000 पोर्ट नंबर पे दोनों ने अपना डेटा मंगाया है ऑन द होस्ट साइड एट द सेम टाइम। If NAT does only the translation of IP,
केवल वो आईपी पे अगर खेल रहा होता तो क्या होता, when their packets will arrive at the NAT, both of the IP addresses would be masked by public IP address of the network and sent to the destination. Destination will send replies on the public address of the router. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दोनों ने अपने अपने लॉगिन पेज मंगा लिए. Thus, on receiving a reply, it will be unclear to the NAT as which reply belongs to which host, because source port for both A and B are same. समझ पाया ये तो बात? ना ना कुछ नहीं समझ आया। तुझे सॉकेट्स पता है क्या होते हैं? नहीं। सॉकेट्स इज इक्वल टू तेरा आईपी एड्रेस प्लस तेरा पोर्ट नंबर. ओके। ठीक है, तो कभी भी जो तेरा एक पैकेट अराइव होता है ना, वो कभी भी सॉकेट पे वो तेरे सॉकेट्स पे चलता है, कोई भी प्रोटोकॉल, ना कि तेरे केवल और केवल आईपी पे. ठीक है। तो क्योंकि अपने आईपी पे एक टाइम पे ईमेल भी भेज सकता है सॉरी ईमेल भी भेज सकता है, फेसबुक भी चला सकता है, अपने लोकल का कोई और वेबसाइट भी चला सकता है. तो केवल और केवल तो अगर हर आईपी पोर्ट यूज पे अलग होगा, अलग चल रहा होता है। हाँ, तो अगर केवल और केवल आईपी को तो खेलेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी. अच्छा। इसीलिए अलग से पोर्ट भी असाइन कर देते हैं कि भाई 3306 तेरा माई सीक्वल का ही है, कभी भी उस हाँ। पर फेसबुक का डेटा नहीं आएगा. हम्म। तो इसको तू अज्यूम करके ये बोल सकता है कि जो तेरे नेटिंग है ना, वो भी केवल और केवल आईपी पे काम नहीं करती, वो तेरे सॉकेट्स पे काम करती है. अच्छा, तो ये एग्जांपल समझाइए मेरे को, मतलब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेके, मेरा भाई और मेरा, मतलब मान यार लो ये वाला मुझे थोड़ा सा दोनों। पढ़ के अनक्लियर हो गया, मैं इसको तुझे कल बता दूंगा. क्योंकि भाई मेरे को इसमें, मतलब एक सेकंड रुकियो। नाउ बोथ ऑफ देम रिक्वेस्ट फॉर द सेम डेस्टिनेशन ऑन द सेम पोर्ट नंबर ऑन द होस्ट साइड का क्या मतलब हुआ? ऑन द होस्ट साइड मतलब जो तेरे इंटरनल नेटवर्क की बात हो रही है. इंटरनल नेटवर्क मतलब एक्साइटल वाले जैसे? नहीं नहीं नहीं, तेरा घर का. अच्छा, तो मैं सेम पोर्ट नंबर पे दोनों लोग वो मंगवा रहे हैं डेटा, और सेम डेटा मान लेते हैं। हम्म. If NAT does on and only translation of, then what packets will arrive, both of their IP address would be matched by the public IP address. The network and send to the destination will send replies to the public IP address of the router. Does not receive. नहीं आया मेरे को समझ, छोड़ो चलो। क्योंकि मेरा डाउट ये आ गया कि जो तेरे आईपी एड्रेसेस हैं वो तो यूनिक है तो दोनों के, तो हाँ इंटरनल नेटवर्क पे उसको अपने आप ही भेज देना चाहिए था. इसको मैं तुझे देख के कल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है। और एडवांटेजेस ऑफ. मास्क क्यों करे उसने? मास्क का मतलब तो उसने छुपा लिए ना। हम्म. अरे वो तो सिंपल सी बात है, उसको कभी भी तेरे google.com को ये थोड़ी ना पता चलेगा कि इस सब कौन नेटवर्क से के पोर्ट पे मंगवा रहा है? नहीं नहीं, इस सब नेटवर्क के इस सब नेटवर्क के इस सब नेटवर्क का ये वाला कंप्यूटर है जिसने मुझसे डेटा मांगा है. वो तो जो तेरी आउटर मोस्ट राउटर होगा उसकी वैल्यू जानता होगा. अब तेरा राउटर जो है वो आगे फॉरवर्ड करेगा तेरे को. मान लेते हैं कि तो जो तेरा घर का राउटर है ना, वो डायरेक्टली गूगल से डेटा मंगा सकता है, बीच में कोई और पार्टी नहीं है. ठीक है, तो गूगल को हमेशा ये लगेगा कि तेरे राउटर की जो आईपी है स्पेसिफिक, उसने डेटा मंगाया है, ना कि तूने डेटा मंगाया है. तो वो यही कह रहा है कि जो तेरी अच्छा। पब्लिक आईपी एड्रेस है उसको यूज करेगा, ना कि तेरी प्राइवेट को. वो तो नेट का जनरल काम है, मतलब हम्म. जो अभी तक कर रहा था वो। हम्म. तो उसी को तो तूने मास्क कर दिया, प्राइवेट को तूने मास्क कर दिया पब्लिक से. हाँ। वही तो लिखा है. अच्छा, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि पोर्ट नंबर भी नहीं बेचता वो तब? मतलब ये बोलना चाह रहा है वो पोर्ट नंबर भी नहीं बेचता। ओके 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 ओके. लेकिन यार यहाँ Thus पे on receiving a रिसीविंग reply, रिप्लाई वाली it बात will है be, ना. हाँ, it will be unclear to NAT as to which reply belongs to which host. Hence, to avoid such problem, NAT marks the source port number as well and makes an entry in the NAT table. छोड़ भाई, ये कल बताऊंगा मैं ढंग से बैठ के. ठीक है, ठीक। एडवांटेजेस ऑफ नैट क्या है? लीगली रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस बचा रहा है, बचा मतलब लेती है, सही है।
इट कंजर्व्स प्राइवेसी बच प्राइवेसी, जाती है। हाँ एलिमिनेट्स एड्रेस रीनंबरिंग ऑन द नेटवर्क इवॉल्व। मतलब मान ले, ये वही कह रहा है कि जैसे जैसे तेरे नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ेंगे तो एड्रेस को रीनंबर करने की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तेरे आईपीस तो लिमिटेड है। मान ले सारी लिमिट रीच कर गया, फिर क्या करेगा? फिर तो IPv4 की जगह हम्म IPv6 यूज करने लगेगा, फिर प्रोटोकॉल में झंझट होगा। हम्म तो हटा रख। हम्म। डिसएडवांटेजेस क्या है? तेरे नहीं तो स्विच, अगर मैं नए नंबर ऑफ डिवाइसेस जोड़ना चाहता हूँ फिर तो नंबर ऑफ आईपीस तो बढ़ानी पड़ेंगी ना मेरे को तब भी। नहीं तू समझा नहीं, वो ये कह रहा है कि तेरी जो IPv4 है अगर वो एग्जॉस्ट हो गई सारी, हम्म हम्म जो तेरे, अगर वो ये कह रहा है हम्म अगर तू नेट को यूज नहीं करेगा, ठीक है, तेरे सारी डिवाइसेस को हम्म। पब्लिक आईपीस मिलनी चालू हो जाए तो तेरे को दिक्कत होगी ना। हाँ समझ रहे? मान लेते नेट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, हम्म। सारी डिवाइसेस को अपनी अपनी आईपी अच्छा तो मिलेगी। तू बोल रहा है कि बहुत आसानी से IPv4 एग्जॉस्ट हो जाएगा। हाँ, तेरे डिसएडवांटेजेस नेट के क्या है? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि तेरा जो हाँ भी है ट्रांसलेशन में डिले आ जाएगा ठीक स्विच है का, और स्विचिंग की वजह से डेटा ट्रांसमिशन में डिले है। ऑल्सो राउटर बीइंग अ नेटवर्क लेयर डिवाइस should not tamper with port number, शुड but it नॉट does, टैप पर पोर्ट नंबर वो जो but it ट्रांसपोर्ट कर। has to do because of हम्म। NAT। अब इसका सीन तो कल ही समझ में आएगा। ये था मेरी तरफ से। हायरार्की है ना मेमोरी की, ये एक चीज होती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस, उसके बेसिस पे बनी होती है। हम्म लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस ये कहता है कि भाई मतलब बेसिकली जो चीज मतलब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है फास्टनेस के ऊपर कि मतलब एक्सेस टाइम कम होगा तो वो फास्ट है, बस इसका मतलब ये होता है। हम्म तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई देखो अगर तुम इस पिरामिड को देख रहे हो, जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं वो सबसे तेज एक्सेस दे सकते हैं, फिर कैश मेमोरीज होती हैं, फिर मेन मेमोरी जो कोई अपनी दिक्कत रैम हो नहीं, गई समझ गया। नॉर्मल, हम्म फिर ये तेरी सेकंड। अब तू जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो तेरी कैपेसिटी तो इंक्रीज हो रही है और एक्सेस टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लो होते जा रहा है। बट हम्म एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट होते हैं बनाने कैश और सीपीयू रजिस्टर्स, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि एक एक चीज में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगते हैं एक एक बिट को स्टोर करने में। हम्म तो इसीलिए ये कॉस्टली होते हैं, तो ये कम ही लग पाते हैं, ठीक है। हम्म तो इसमें तो बस यही था देख, मतलब ठीक है, इस आर्टिकल में कुछ नहीं है। और ये कुछ नहीं है तो बकवास, ये बकवास था, मतलब उसका कुछ कुछ भी नहीं, नहीं था हाँ इसमें, उसका इसमें कुछ नहीं बस ये करना बोल रहा है मुझको। कि भाई अगर तेरे ठीक है। हम्म और हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम आते हैं, दो टाइप की रैम होती है भाई, एक होती है स्टैटिक रैम होती है, एक होती है डायनेमिक रैम। हम्म स्टैटिक रैम होती है कॉस्टली वाली, क्योंकि इसमें लगते हैं दो ट्रांजिस्टर, हम्म दो ट्रांजिस्टर लगते हैं, दो इन्वर्टर्स लगते हैं। इसमें क्या होता है क्या कहते हैं, दो तेरा वर्ड लाइन जो है, वर्ड लाइन एक्चुअली में तेरे ट्रांजिस्टर का ये वाला बेस वाला पार्ट होता है, अरे इतना बेस से डिटेल में कोई कनेक्टेड नहीं होता है, पूछता ठीक है। भाई। हाँ तो ये चलो ठीक है, मतलब और मतलब बेसिकली तो फिर इसके डिफरेंसेस देख ले सीधे कि स्टार्टिंग रैम फास्ट होती है, ये कॉस्टलियर होती है। और हाँ स्टैटिक रैम कांस्टेंट पावर सप्लाई पे काम करती है क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और जो डायनेमिक रैम होती है उसमें कैपेसिटर होते हैं। तो वो ठीक है रिड्यूस पावर कंजम्पशन होगा, बट उसको टाइम टू टाइम रिचार्जिंग की जरूरत होती है, ठीक है। ठीक है। समझा ये बात। हम्म। और हाँ अब आते हैं इस पे, बडी सिस्टम इसके बाद आएगा। हाँ भाई अब ये आता है पार्टीशन एलोकेशन मेथड, जो मेरे को लगता है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, हम्म ठीक है। तो ये कुछ नहीं, सिंगल में यही है कि भाई पूरी मेमोरी जो भी रैम में पड़ी है उसे एलोकेट कर सकते हो तुम प्रोसेस को, एक प्रोसेस को चलाने के लिए मेमोरी में जाना पड़ता है, रैम में जाना पड़ता है, तो उसके बारे में बात हो रही है। पार्टीशन में क्या करते हैं भाई, डिफरेंट ब्लॉक्स बना सकते हैं, पार्टीशन बन जाते हैं। हम्म पेज में क्या होता है, फिक्स्ड साइज के पार्टीशन ही होते हैं, पेजेस भी हम्म फिक्स्ड साइज के बन जाते हैं ये। बट पेजेस जो होते हैं ना वो हमेशा वर्चुअल मेमोरी में बनते हैं। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली में तेरी हार्ड डिस्क पे ही बनती है, वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो तेरी फिजिकल मेमोरी नहीं होती, वो तेरी हार्ड डिस्क की कुछ स्पेस को वर्चुअल मेमोरी, मतलब तेरे सीपीयू को ऐसा लगता है कि वो तेरी मेन मेमोरी का पार्ट है, मैं समझ गया उसे वर्चुअल वर्चुअल मेमोरी का। मेमोरी बोलते हैं, मतलब वो ये बचपन में है ना बहुत किया है। सेगमेंटेड भी, मतलब है ना। हम्म। हाँ ये बचपन में याद है, वो पेजिंग मेमोरी बढ़ा देते थे जाके कि भाई हाँ, लगता था ज्यादा रैम हो मेमोरी गई, कार्ड से है रैम ना। बढ़ा दी। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये सेगमेंटेड मेमोरी बकवास है, मतलब बेसिकली ना एक्चुअली में जो इंटरव्यूअर पूछेगा ना वो पेज प्लस सेगमेंटेड पूछता है, उसे ही
पेजिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो स्पेस प्लस सेगमेंटेड में होता है, मतलब सिर्फ पेजिंग मेमोरी कुछ नहीं होता, सिर्फ सेगमेंटेड मेमोरी कुछ नहीं होता, सेगमेंट्स में डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। अभी रुक जा, जो काम की बात है उस पर आते हैं। अब भाई जो पार्टीशन होते हैं ना वो कैसे एलोकेट होते हैं, उसके 4 तरीके हैं। कि बेसिकली कोई प्रोसेस आया, तेरे पे रैम पड़ी है, साइज रैम का साइज फिक्स्ड है। अब तेरे को कोई प्रोसेस आया, प्रोसेस को मान ले 30 32 के बीच 18 के भी चाहिए, तो भाई उसके ऊपर डिपेंड होगा ना, उसमें पार्टीशंस बने होंगे पहले से, ठीक है। तो उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा पार्टीशन असाइन करे उसे। बहुत सारे पार्टीशन है मान ले। तो फर्स्ट फिट जो एल्गोरिदम है वो ये कहता है कि भाई मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा और देखूंगा पहला जो भी मेरे को पार्टीशन मिल गया जो मेरे प्रोसेस को एलोकेट कर पाए, मतलब जगह हो उसके जितनी, तो मैं उसे एलोकेट कर दूंगा, चाहे बड़ा भी हो उससे, बट फिट हो जाए मेरा उसमें। तो फर्स्ट फिट तो ये कहता है। सही है। नेक्स्ट फिट ये कहता है मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा, ओके। ठीक है, मतलब फर्स्ट का उल्टा हो गया वो। हम्म। नीचे से ऊपर जाऊंगा, नीचे से मेरे को जो भी पहला मिल गया उसको दे दूंगा। ठीक। बेस्ट फिट ये बोलता है भाई मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, मतलब मैं कहीं से भी जाऊं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं ये देखूंगा ऐसा सबसे छोटा पार्टीशन जो मेरे प्रोसेस को फिट कर पाए। बिल्कुल। तो ताकि वेस्टेज ऐसा कम हो। मतलब, तो इस वेस्टेज कम हो। वर्स्ट फिट ये बोलता है ऐसा सबसे बड़ा पार्टीशन जो मेरे प्रोसेस को फिट कर पाए, सबसे बड़ा। सही बात है, वो तो ठीक है, तो वर्स्ट हो गया। ये था। हम्म। अब लेकिन इसमें एक एनोमली आती है कि क्या भाई बेस्ट फिट सही में बहुत बढ़िया है? हम्म। मतलब नाम क्या एक्सप्लेनेशन से भी लग रहा है बढ़िया, बट लेकिन ये एक्चुअली में शायद नहीं है ऐसा। एक्चुअली में बेस्ट फॉर चीज को एग्जांपल, ढूंढने के लिए दिक्कत कर देगा, टाइम खा जाएगा सर्चिंग में। टाइम तो खाएगा, देख टाइम तो खाएगा, ठीक है, हम्म। बट लेकिन एक्चुअली में इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि कई बार बेस्ट फिट से भी नहीं हो पाता। देख फॉर एग्जांपल, एक तेरे पे साइज है 150 केबी का और एक है 350 केबी का, मेमोरी में दो पार्टीशन है तेरे पे, सिर्फ बना ले, डब्बा बना ले 150 और 350, हम्म। ठीक है। हम्म। और अब तेरे को जो एलोकेट करने ना प्रोसेसेस वो है 325, 125 और 50। तो अब तू बेस्ट फिट लगा एक बार, तो तो बेस्ट फिट तो पहला साढ़े तीन 300 सौ में आया। से 300 दे देगा। हाँ। हाँ, तो अब 50 रह गया और एक 150 रह गया। हम्म। अब 25 आया, 25 50 में से देगा भैया, 25 देगा देगा। देगा। हम्म। अब 125 आया, वो 150 में से दे देगा। ठीक है। तो 25 एक ऊपर रह गया और 25 एक नीचे रह गया। हाँ। अब और 50 हमारे आया, लेकिन ये एलोकेट नहीं हो पाएगा यहाँ दोनों पे में से किसी क्योंकि में भी नहीं जा कंटीजियस। पाएगा। हाँ, किसी में भी नहीं जा पाएगा क्योंकि वैसे चाहे 25 + 25 50 होता है, बट वो वेस्ट हो गई मेमोरी तुम्हारी, हम्म। क्योंकि वो अलग अलग पार्टीशंस में है, ठीक है। अब लेकिन मान लेते हैं अगर हम फर्स्ट फिट लगा देते, हम्म। तो फर्स्ट फिट में 350 आया पहले, तो वो 350 में से दे दिया उसने। दे दिया। अब 25 आया, 25 150 में से दे देगा क्योंकि उसे पहले ही मिल जाएगा, मतलब हम्म। सही। हम्म। तो अब फिर से 125 आया, तो 125 चला गया वो 150 में 125 में चला से, गया। हम्म। और 50 जो है वो लास्ट वाले में चला गया, 50 जो बचा हुआ था, तो बहुत इसमें सही। पूरा हो जाएगा। बहुत तो ये सही। एनोमली है, मतलब ये तुम एग्जांपल दे सकते हो, इंटरव्यूअर पूछ लेगी, मतलब ऐसा क्या है, ठीक है। अब बात है बड़ी सिस्टम, सॉरी, बड़ी सिस्टम, ये मेमोरी एलोकेशन की एक टेक्निक है, बहुत आसान है, एक एल्गोरिदम है छोटा सा। ये हम्म। बस ये कहता है कि भाई ये कहता है फॉर एग्जांपल तेरे को एस साइज की मेमोरी एलोकेट करनी है प्रोसेस को, हम्म। और तेरे पे टोटल 2 की पावर यू साइज की मेमोरी है। तो ठीक ये है। चेक करता है क्या एस जो है वो 2 की पावर यू से छोटा है एंड 2 की पावर यू -1 से बड़ा है। हम्म। अगर ऐसा है तो होल ब्लॉक दे दो उसे प्रोसेस को। ठीक अगर है। नहीं है तो भाई ब्लॉक को डिवाइड करो और फिर दो, जिससे हमारा मेमोरी की वेस्टेज कम से कम हो। ओके, लेकिन इसने 2 की पावर u-1 से ही बड़ा क्यों ढूंढा? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मान ले तेरे पे 64 साइज का है टोटल हाँ। मेमोरी, हाँ। ठीक है, और मतलब इसका एक लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ मेमोरी ब्लॉक्स को 2 की पावर में लेता है। अरे रुक रुक रुक, मैं तेरी बात समझ गया। ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि जो 2 की पावर के बीच वाले नंबर्स है ना, तो अगर हाँ, मैंने उनमें से कोई 64 हो तो, देखा है तो पिछला वाला 32 ही तो देखूंगा। ऑफ कोर्स, सीधी बात, सही है। 2 की पावर मतलब अगर u-1 तू वाला भी बहुत बहुत है। छोटा देख लेगा तो हो सकता है तू तब भी बड़ा दे दे, मतलब समझ रहा है मेरी बात। लेकिन हम जब भी ढूंढेंगे तो नेक्स्ट 2 की पावर्स में ही देखेंगे, उसके बीच में। इसकी लिमिटेशन सिर्फ ये है कि ये पावर ऑफ 2 के इंक्रीमेंट्स में ही देखता है, मतलब ठीक। लिमिटेशन यही है, ठीक है। हम्म। और इससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन बता दूंगा क्या होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, हम्म। ठीक है।
तो इन्होंने एग्जांपल दिया था इसका, जैसे मान ले तेरे पे टोटल 128 केबी था, अब तेरे को 18 केबी का साइज ढूंढना है, तो तू 32 वाला ही देगा, इसे सोच के देख हाँ सही है। एल्गोरिथम, है ना? 16 से बड़ा 32 से ठीक है। छोटा। हाँ हाँ, तो 32 चाहिए होगा उसे। अब देख भाई, अब आती है दो टाइप की मेमोरी मैनेजमेंट में, दो टाइप के वो होते हैं टेक्निक्स। हम्म एक होती है कंटीजियस और एक होती है नॉन कंटीजियस। हम्म जो नॉन कंटीजियस है ना, वो एक्चुअली में पेजिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो मैं तेरे को कल समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है। बट अभी कंटीजियस देख लेते हैं। कंटीजियस में भी दो टाइप की आती हैं, दो टाइप की स्कीम्स होती हैं। एक होती है फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग और एक होती है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। हम्म फिक्स साइज पार्टीशनिंग क्या कहती है? जैसे मान ले तेरा टोटल जो डब्बा है ना, ये तेरा हम्म, पूरी रैम है। ठीक है। फिक्स साइज पार्टीशनिंग सबसे पहला पॉइंट इसका ये होता है कि भाई एक तो ये कंटीजियस है, कंटीजियस के टाइप्स हैं दोनों, हम्म तो स्पैनिंग नहीं होगी। स्पैनिंग का मतलब होता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन ही अलाउ होगी, ऐसा नहीं थोड़ा सा पार्ट ऊपर स्टोर हो जाए, थोड़ा सा पार्ट बाद में स्टोर हो जाए किसी और ब्लॉक। ओके। ठीक है। हम्म ठीक है, तो ये चीज अलाउड नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि ये कंटीजियस का। दूसरी बात ये होती है नंबर ऑफ पार्टीशंस जो है ना, वो प्री डिफाइंड है इसमें। मतलब जब तेरी मेन मेमोरी कॉन्फ़िगर हो रही होगी ना, प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी, उससे पहले ही इसने डिसाइड कर लिया कि इतने नंबर ऑफ पार्टीशंस ही करूंगा मैं पूरी मेमोरी में। बट इंडिविजुअल ब्लॉक का साइज जो है ना, वो वो डिफरेंट हो सकता डिफरेंट है, हो सकता है। बट नंबर ऑफ ब्लॉक सेम है। जितने पार्ट मतलब प्रोसेस आने से पहले हैं उतने ही है, मतलब पहले से डिफाइंड है वो, उसमें तू कोई चेंजेस नहीं कर रहा रन टाइम पे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तेरे पे 100 MB की स्पेस है, इसने अपने दिमाग में पहले से बना रखा है कि भाई मैं 10 ब्लॉक्स ही बनाऊंगा। अब 10 ब्लॉक हो सकता है कोई 80 MB का बना लिया है किसने, और बचे हुए 9-20 MB में बना रहा है, समझ रहा है? कुछ भी हो सकता है, बट इसने ये सोच लिया बनाऊंगा 10। ठीक है, ये होती है टोटल इसकी बात। नंबर ऑफ अब ब्लॉक्स पहले से डिफाइंड है, हाँ इंडिविजुअल ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है, वो उसके हाँ, अंदर इंडिविजुअल कोई भी ब्लॉक्स के साइज रख साइजेस सकता भी है। पहले से डिफाइंड है, बट वो डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ वो मतलब डिफरेंट हो ये सकता है। सब कुछ प्रोसेस आने से पहले ही डिफाइंड है। और ठीक एक है, बार जो प्रोसेस आने से पहले डिफाइन हो गया वो चलेगा। वही रहेगा, वही हम्म चलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये कंटीजियस का टाइप है, तो कंटीजियस मेमोरी ही एलोकेट होगी, सीधी बात है वो स्पैनिंग नहीं तो। होगी। ठीक हम्म है ना? अब देख, फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है कि भाई देखो, टोटल ये तुम्हारा था, ये वाला जो ब्लॉक का साइज था ये 16 MB का था, फिर दो तेरे पे 8 MB के थे, फिर एक 4 MB का था, टोटल तेरी मेमोरी हो गई 36 MB थी तेरे 36। पे, मान ले। ठीक है, हम्म अब इन्होंने बोला भाई एक प्रोसेस आया, वो 1 MB का था, उसने ब्लॉक्स ले लिया 4 MB वाला, 3 MB फ्री रह गई। हम्म ठीक है, अब एक 8 MB वाले प्रोसेस में P2 आया 7 MB का, तो इसमें ठीक एक है। एमबी यहाँ पे फ्री रह गई होगी। हम्म ऐसी इसमें भी 1 MB यहाँ रह गई होगी, इसमें 2 MB यहाँ रह गई होगी। ठीक है, हम्म तो इन्होंने टोटल निकाली। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये होती है कि एक ब्लॉक के अंदर कितनी खाली जगह रह गई। ओके, तो जो हम लोग एक्चुअली में ब्लॉक के अंदर ये 3 1 1 2 जो ये निकाल रहे थे, हाँ ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। हाँ, ये टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ रैम हुई। हम्म एक ब्लॉक की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हर एक ब्लॉक की अलग अलग है, जैसे इसमें 3 है ऊपर वाले में, इसमें एक है, हम्म, इसमें एक है। ठीक है, समझ गया। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पता है क्या होती है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये होती है, मतलब वो अभी तेरे को समझ आ जाएगा, अभी के लिए मान ले। देख, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो समझ गया ना तू, एक ब्लॉक के अंदर क्या होती है मतलब। ठीक है, बची हुई स्पेस। एक ब्लॉक के अंदर कितनी खाली स्पेस रह गई, हाँ, हम्म कितनी खाली स्पेस रह गई। हम्म ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, तो टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे निकाली 7 आ गई थी। ठीक है भाई, हम्म ठीक है। अब हाँ, लेकिन 7 MB तेरे मेमोरी में खाली थी, इसका मतलब। हम्म अब मान लेते हैं तेरा कोई पांचवा प्रोसेस आता है 7 MB का, हम्म बट तू उसे अकोमोडेट तो नहीं कर पाएगा, हम्म क्योंकि वो कंटिन्यूअस क्योंकि नहीं है। स्पैनिंग अलाउड नहीं थी, कंटीजियस था क्योंकि। हम्म तो तेरे पे 7 MB बची थी, बट तू नहीं एलोकेट कर पाया। तो ये जो होती है ना, मतलब तेरे पे जितनी खाली स्पेस टोटल में बची है, वो तेरी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है एक्चुअली में। मतलब तू ये कह सकता है टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का सम जो है ना, वो हम्म तेरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब समझ उससे गया पार्टीशन से मतलब नहीं है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को, वो देखता है पूरी मेमोरी में कितनी खाली जगह है, बट मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल ठीक है, फ्रेगमेंटेशन तेरी हर एक ब्लॉक के लिए डिफाइंड है, हाँ उनका जो भी तेरा टोटल सम आएगा वो तेरी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की तरह यूज होता है। हाँ सही है। हाँ, हम्म ठीक है। सॉर्टेड। तो अब इसका एडवांटेज क्या है? आसान है, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही कर रखा है तुमने, बाद में तो तुम कुछ कर नहीं रहे। हम्म
मतलब रन टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सब कुछ पहले से ही तुमने डिसाइड कर रखा है। ओएस में कोई ओवरहेड ही नहीं है क्योंकि सब कुछ पहले से ही हो रखा है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज, इसमें इंटरनल भी फ्रेगमेंटेशन होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होती है। और दूसरी बात, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये दो चीज। प्रोसेस फॉर एग्जांपल भाई तेरे पे मेमोरी तो थी 36 MB की टोटल, बट तूने ब्लॉक्स के साइज प्रोसेस के आने से पहले ही डिफाइन कर दिए थे। अब मान ले कोई 32 MB का प्रोसेस आया था, वो तो तू चला ही नहीं पाता ना। क्या चीज 32 MB मान का ले आता है? तूने ब्लॉक्स, तो कोई ऐसा ब्लॉक ही नहीं है जो 32 MB साइज का हो, बिल्कुल, मतलब या किसी भी उससे बड़ा हो, ब्लॉक तो में वो नहीं तो आ तू चला ही सकता, नहीं पाता। चला ही नहीं हाँ, पाता। पूरा ब्लॉक में आना चाहिए। कंटीजियस का मतलब ये होता है पूरे एक ब्लॉक, मतलब ब्लॉकिंग का पॉइंट ही ये होता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस तुम्हारा एक ब्लॉक में आ जाए। हम्म, तो वो तो तो यूजलेस है, वो वही कभी नहीं हो आ नहीं पा पाएगा। रहा हाँ, है ना। तो एक्चुअली में ये प्री डिफाइन कर लेता है साइज ऑफ प्रोसेस, जिसे मैं औकात है मेरी चलाने की। ठीक। तो इट लिमिट्स द प्रोसेस साइज, ठीक है। और दूसरी बात, तूने नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी प्री डिफाइन कर लिए थे, हम्म, 4 ब्लॉक्स। तो एक्चुअली में तू मैक्सिमम में 4 प्रोसेस ही चला सकता था, सही बात है। क्योंकि तू पांचवा प्रोसेस ऐसा तो है नहीं इस जो खाली जगह यहाँ पे चला देता, नहीं चला सकता तू, नहीं नहीं कंटीजियस नहीं। होता है क्योंकि, हम्म। है ना। हम्म। तो ये इसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी पहले से डिफाइंड होती है, और प्रोसेस का साइज भी प्री डिफाइन कर देते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये बहुत बड़े हैं, सही बात ठीक है। है। अब तेरे को ये जो समझ आया है, इससे तेरे को क्या लग रहा है कि अब चल, रुक जा एक मिनट। अब तेरे को वेरिएबल पार्टीशनिंग देख लेते हैं, छोटा सा ये। वेरिएबल पार्टीशनिंग कुछ यार नहीं कहता भाई, जो हमने, ये वाला कल कर लेंगे। एक स्टार्ट मिनट करो, एक मिनट स्टार्ट रुकेगा, करो। पक्का हो जाएगा। सही है, सही है, सॉरी। हाँ, इसमें क्या है, जो हम पहले से नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिफाइन कर रहे थे वो हम कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे प्रोसेस आएगा उस हिसाब से उसे डिफाइन करेंगे। सिंपल भाषा ये है, मेमोरी तेरी खाली पड़ी है, अभी कोई ब्लॉकिंग नहीं करी। पहला प्रोसेस आया 2 साइज का, तो उसे 2 साइज का ब्लॉक असाइन कर दिया, देख, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आया 7 साइज का, उसे 7 साइज का ब्लॉक असाइन कर दिया। तीसरा प्रोसेस आया 1 साइज सही का, है। एक कर दिया। पांचवा आया, ठीक है। अब देख, अब देख, मेरी अब तक यानी कोई भी वेस्टेज नहीं हुई इस पॉइंट पर। वेस्टेज नहीं हुई, वेस्टेज ठीक नहीं है। हुई अभी तक। हम्म, तो भाई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है, क्योंकि वो भाई तो जीरो एक है। किसी भी ब्लॉक का साइज ही तू उतना ही दे रहा है। हम्म। सही बात है। हम्म। लेकिन लेकिन एक्सटर्नल अब भी है। कैसे? क्योंकि जो तेरा बचा हुआ जगह है वो तो बच गई। ये हाँ। ये तो बचेगी ही, मतलब ये तो तेरी हार्डवेयर का वो हो गया ना लिमिटेशन, की तेरे पे थी इतनी रैम, वो छोड़। हम्म। मतलब ये तो बचेगी। मान ले तेरा इतने मान ले 2 MB है और 2 MB का आ जाए, तो तू यूज तो कर पाएगा ना उसे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें एक और स्कीम है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। पता है क्यों हो रही है इसमें? हम्म। फॉर एग्जाम्पल, मान ले प्रोसेस P1 जो है वो अपना काम खत्म कर दे, हम्म। और प्रोसेस P3 है वो अपना काम खत्म कर दे, तीन अबे एमबी खाली हो चुके। यार, ओके। और और अब अब कोई तीन तीन एमबी एमबी का का आ गया। प्रोसेस आएगा तो भी तो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम्म। कंटीजियस है ये भी। अच्छा, मुझे एक बस चीज़ बता। इसमें, हाँ हाँ डायग्राम को एनलार्ज करियो। हाँ, हाँ मान ले 2 MB का काम, 7 MB का काम और हाँ 1 MB का काम, ये तीनों प्रोसेस करके निकल गए। अब हाँ मेरे पास 10 MB का काम आता है, तो मैं इसे अलॉट कर सकता हूँ। हाँ। ये मतलब एक्चुअली में पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये सब ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं हुआ, केवल प्रोसेसेस ने जगह ली है। और जब ये नहीं, जाएंगे, अच्छा तू ये बोल रहा है, तू मैं ये ये कह बोल रहा रहा हूँ है कि कि पहले दो 3 एमबी प्रोसेस कंप्लीट होके चले गए। अब कोई नया हम्म। प्रोसेस आता है, वो 10 MB का है, जो इसका सम है एक्चुअली में। अच्छा, 3 और 7 2 + 7 10। + 1, ठीक है। हाँ, अब क्या मैं P7 प्रोसेस जो है वो यहाँ पर डाल सकता हूँ? एक मेरा मिनट डाउट रुक ये जा, है। बस 1 मिनट रुक जा, सो हाँ, डाल सकता है, डाल सकता हूँ ना? सही है। डाल सकते हैं, क्योंकि उसने ब्लॉक्स के साइज, मतलब तेरे पहले से डिफाइंड नहीं है, मतलब तू वहीं पे डिजाइन कर रहा है। ये खत्म हुआ, ये निकल जाएगा यहाँ से। मतलब बेसिकली क्या होगा, अभी वाले केस में क्या हुआ था, P1 और P3 ने अपना काम खत्म किया था, बट ये P2 था। तो यहाँ पे 2 MB बची हुई थी, यहाँ पे 1 MB बची हुई थी। करेक्ट। अब लेकिन अगर तू ये चीज बोलेगा स्टैटिक में, हम्म। स्टैटिक में ले लेते हैं इसका एग्जांपल, कि ये 1 MB, मतलब सात ये एम बी टोटल 4 MB 8 है, हम्म। ये खाली हो गया, मान ले सब ने खाली कर दिया।
तब अब भी आया हम 10 MB का, तब भी 10 नहीं डाल MB पाए। तो भी नहीं कर पाएगा हाँ क्योंकि ब्लॉक्स का साइज ही परमिट नहीं कर रहा। करेक्ट, तो बहुत स्टैटिक तो बहुत टट्टी है बट वो फास्ट बहुत है, समझ गया, इसलिए यूज होता है कुछ जगह। सॉर्टेड।